नाज़रीन कराम, मोहम्मद रफ़ी गुलकार को कौन नहीं जानता। आज की इस वीडियो में हम थोड़े से गुलकार मोहम्मद रफ़ी के हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं वासिफ़ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जिस भी मेरे दोस्त ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं। रफ़ी साहब की पैदाइश सन 1924 में अमृतसर के एक गांव कोटाला सुल्तान सिंह में हुई थी, लेकिन इनका बचपन और जवानी लाहौर की गली कूचों में गुजरा था। उम्र अजीज़ के इब्तदाई 9-10 बरस वो अंदरून बाटी दरवाजे के मर्दम खेज इलाके में रहे थे, जो नामूर का गढ़ था। बाद रफ़ी साहब के वालिद साहब ने इन्हें मुंबई जाने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन लाहौर रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर इन्होंने ये नसीहत की, अगर तुम्हें मुंबई में मौसीकी के मैदान में कामयाबी ना मिले तो वापस पलट के ना आना। मैं ये भूल जाऊंगा कि रफ़ी नाम का कोई मेरा बेटा भी था। ये बात वालिद की बेटे ने अपने जहन में बिठा ली और मुंबई रुखसत हो गया। मुंबई जाके बेटे ने गुलकारी मौसीकी में बेनज़ीर कामयाबियां समेटी और अपने ख़ानदान का नाम रोशन करवा दिया। मौसीकार नौशाद मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में अक्सर एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं कि एक बार एक मुजरम को फांसी दी जा रही थी। जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी तो उसकी ख्वाहिश सुनकर हम हैरान रह गए, क्योंकि ना तो उसने अपने ख़ानदान से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और ना ही किसी ख़ास खाने की फरमाइश की थी। उसने कहा कि वो मरने से पहले रफ़ी का फिल्म बेजोज बावरा का एक नगमा या दुनिया के रखवाले सुनना चाहता है। अब सोचिए नाज़रीन कराम कि एक शख्स अपनी मौत के करीब है, लेकिन उसकी आशिकी, उसका इश्क, ये देखिए कि वो मोहम्मद रफ़ी से इतनी मोहब्बत करता था, लगाव करता था कि उसने मरते वक्त भी आखिरी नगमा मोहम्मद रफ़ी साहब का सुनना गवारा किया। तो लिहाजा उसी वक्त ही जेल मुलाजमीन ने एक टेप रिकॉर्डर मंगवाया और उस मुलजम की ख्वाहिश पूरी की गई। याद रहे कि इस नगमे को गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 15 दिन तक रियाज किया था। इस रिकॉर्डिंग के दौरान इनके गले से खून बहना भी शुरू हो गया था और रिकॉर्डिंग के बाद कुछ लोगों ने तो ये कहना भी शुरू कर दिया था कि शायद रफ़ी साहब आज के बाद कभी अपनी आवाज़ को वापस हासिल ना कर सकें। इंडिया के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने महात्मा गांधी के बारे में एक गीत लिखा था, सुनो सुनो दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ ये गीत गाने पर इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने मोहम्मद रफ़ी साहब को आला एजाज़ से नवाजा था। नेहरू लगभग 17 वर्ष तक इंडिया के वज़ीर आज़म रहे थे। इसके दौरान मुतअद्दिद मरतबा सरकारी और निजी महफिल में मोहम्मद रफ़ी साहब ने जवाहरलाल नेहरू को अपनी आवाज़ से मुतफ़ीद किया था। एक महफिल में जब मोहम्मद रफ़ी साहब अपना ये गीत गा रहे थे, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो उस वक़्त इंडियन वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे। जवाहरलाल नेहरू साहब मोहम्मद रफ़ी साहब पर बड़े मेहरबान थे। एक मरतबा इन्होंने पूछा कि रफ़ी साहब बताएं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इसके जवाब में मोहम्मद रफ़ी साहब ने बजाय कोई माली फ़ायदा उठाए बल्कि ये जवाब दिया, ऑल इंडिया रेडियो से मेरा नाम रफ़ी अनाउंस किया जाता है और जबकि मेरा पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, तो मेरी गुजारिश ये है कि आप अपना हुक्म फरमाएं कि नेक्स्ट टाइम, अगली मरतबा मेरा पूरा नाम मोहम्मद रफ़ी लिखा और पुकारा जाए। 4 फरवरी 1980 को श्रीलंका के यौम आज़ादी पर मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रीलंका के दारुल खिलाफा कोलंबो में एक महफिल के लिए मदऊ किया गया। उस दिन इनको सुनने के लिए 12 लाख शायरी इकट्ठे हुए थे, जो उस वक़्त का एक अपने आप में रिकॉर्ड भी था।
श्री लंका के सदर JRJ वर्धन और वजीर आज़म प्रेमदासा इफ्तिताह के फौरन बाद किसी और प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की गुलकारी ने इन्हें वहां पर रुकने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद ये दोनों शो को ख़त्म करवा कर ही गए थे। मोहम्मद रफ़ी साहब की बहू और इन पर एक किताब लिखने वाली यास्मीन खालिद रफ़ी बताती हैं कि एक बार रफ़ी साहब बरतानिया में शो कर रहे थे और ये अपने शौहर खालिद के साथ उनसे मिलने के लिए गई। तो वो उस वक़्त थोड़े ख़राब मूड में थे क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई ढंग का खाना नहीं था मिल रहा। उन्होंने उस वक़्त पूछा कि यहाँ से लंदन जाने में कितना वक़्त लगेगा, तो उन्हें खुर्शीद साहब ने बताया कि यही कोई 3 घंटे लगेंगे। फिर वो अपनी बहू यास्मीन की तरफ मुड़े और बहू से पूछा, क्या तुम 1 घंटे में दाल चावल और चटनी बना सकती हो? पर यास्मीन खालिद ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल मैं बना सकती हूँ। तो फिर इसके जवाब में रफ़ी साहब ने कहा कि चलो हम लंदन चलते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम 7 बजे शो शुरू होने से पहले वापस भी आ जाएंगे। रफ़ी साहब, खालिद और यास्मीन बग़ैर किसी को बताए लंदन रवाना हो गए थे। यास्मीन ने इनके लिए फ़ौरन दाल चावल चटनी और प्याज टमाटर का सलाद भी बनाया था। रफ़ी साहब ने दाल चावल खाकर यास्मीन साहब को बहुत सारी दुआएं दी थी। उस वक़्त ऐसा लग रहा था कि जैसे एक छोटे बच्चे को उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। एक अंदाजे के मुताबिक मोहम्मद रफ़ी साहब अपने 36 साल के करियर में 32 साल तक मुसलसल गाते रहे थे। इन्होंने 100 से ज़ायद मूसीकारों के बनाए हुए गानों को गाया था, जो इंडिया में बोले जाने वाली 22 मकबूल और दुनिया में बोले जाने वाली दीगर मारूफ ज़बानों में थे। गुलकार तलत महमूद मोहम्मद रफ़ी साहब के सीनियर थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की इंतकाल के वक्त वो इनकी लाश से लिपट कर बयान कर रहे थे कि पहले तुमने मेरा करियर छीना और फिर मेरे हिस्से की मौत भी तुमने छीन ली है। और किशोर कुमार इनके कदमों में सर रखकर घंटों तक रोते रहे थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर किसी भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे मेरी गुजारिश होगी कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।